करेंगे मौसम के बदले हालात की। तो पहाड़ों पर आज जमकर बारिश हुई है और कई जगहों पर भारी बारिश से नुकसान भी हुआ है। कुमाऊं के इलाकों में खूब बारिश हुई, जिससे अल्मोड़ा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अल्मोड़ा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर नालों का पानी बहने लगा। यहां द्वाराहाट के पास बगवाली पोखर में पूरी सड़क लबालब भर गई है, जिसमें कार बहने लगी। नालों का पानी सड़क पर आ गया, जिसमें कार बह गई है। इसके अलावा भी कई जगहों पर बारिश से बर्बादी की खबर है। बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं, जिससे खासा नुकसान हुआ है। नैनीताल में भी जमकर बारिश हुई है। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज बारिश और ओलों से सरोवर नगरी तरबतर हो गई। बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव भी देखा गया और सड़कें लबालब भर गईं। वहीं खेती किसानी पर भी ओलों की जमकर मार पड़ी है। फल बागानों में तैयार फलों में ओलों ने जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो रामगढ़, मुक्तेश्वर, नाथुआ खान, उखलकांडा, बिताल घाट में तैयार फलों की खेती बर्बाद हुई है। बेमौसम पड़ी ओलों की मार से किसानों की कमर टूट गई है। कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल के इलाकों में भी बारिश हुई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे में बड़ेती के पास बारिश के बाद की तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर तेजी से पानी आ रहा है, जिसमें पूरे हाईवे पर तेज रफ्तार के साथ पानी आ रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि मई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश का पैटर्न सभी को हैरान कर रहा है और बारिश के बाद यहां खासी तबाही हुई है। सड़क पर पानी बह रहा है और कई अन्य जगह भी नुकसान की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में दोपहर बाद जमकर बारिश और ओले गिरे हैं। बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। यहां के ठकराल, बनाल, बड़कोट और मुंगरसती पट्टी के दर्जन भर गांव में बारिश हुई। आलू, टमाटर के साथ फलों की खेती को भी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। बारिश से मातली में कई घरों में पानी घुस गया। इसके साथ ही बड़ेती खरवा रोड पर भी भारी मलबा आया, जिससे रोड बंद हो गई। देहरादून में एनडीआरएफ के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री धामी ने एनडीआरएफ के तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान सीएम धामी ने पर्वतारोहण के लिए जाने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। सीएम धामी ने एनडीआरएफ के जवानों की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि एनडीआरएफ के जवान आपदा के समय सबसे आगे रहते हैं और हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन के साथ साहसिक खेलों में भी हिस्सा लेते हैं और आज एनडीआरएफ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। तो मैंने समय समय पर देखा है, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो माणा की आपदा हो, अभी माणा का एवलॉन्च हो, या 2023 में सिलकेरा टनल की आपदा हो, या किसी समय भी चाहे कोई अतिवृष्टि हो, लैंडस्लाइड हो, हर समय हमारे एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मुझे हर स्थान पर, क्योंकि मैं भी जहाँ भी आपदा आती है, आप तो खैर उस आपदा को बचाव करने वाले, वहाँ पर त्वरित रूप से रिस्पॉन्ड करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी ग्राउंड जीरो पर पहुँचूँ। और आप में से अधिकतर लोग, क्यों गंभीर जी, अक्सर हम लोग जो है आप सब लोगों के बीच में समय समय पर मैं मिलता रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। 5 सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा अगले महीने से शुरू हो रही है। बुधवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में 5,500 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से लॉटरी के जरिए 750 यात्रियों का चयन किया। चीन अधिग्रहित तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पवित्र यात्रा मानी जाती है। यात्रा में जाने के लिए चीन सरकार अनुमति देती है। 2020 में कोविड की दस्तक के बाद से यात्रा पर ब्रेक लग गया था। इसी साल भारत और चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दोबारा बातचीत हुई और फिर सहमति बनी। इस साल जून से शुरू होने वाली यात्रा अगस्त तक चलेगी और ये 2 रास्तों से होकर जाएगी।
50 यात्रियों के 5 बैच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख से चीन में प्रवेश करेंगे। वहीं 50 यात्रियों के 10 बैच सिक्किम में नाथुला दर्रे से चीन में एंटर करेंगे। पिथौरागढ़ के डीएम ने न्योरीकुंड जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस रूट पर आदि कैलाश जाने वाले एक यात्री की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं डीएम ने पार्वती सरोवर तक ग्रामीणों की लगाई रोक भी हटा दी है। नए आदेश के मुताबिक अब पर्यटकों की गाड़ियां सीधे पार्वती सरोवर तक जा सकती हैं। यही नहीं, जोलिंगकांग के ग्रामीणों ने लगाए बैरियर को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन को बैरियर लगाकर यात्रियों से वसूली की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर तक भले ही रोड पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी यहां के लोगों की जरूरी सुविधाओं की खासी दरकार है। हालात ये हैं कि इन इलाकों में आज भी न तो बिजली पहुंची है और न ही मोबाइल सर्विस। देखिए रिपोर्ट। दशकों के इंतजार के बाद में व्यास घाटी के 7 गांव 2020 में रोड से जुड़ पाए थे। रोड कनेक्टिविटी होने से इन गांवों में काफी कुछ बदला। आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले सैलानियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या में हो रहा इजाफा यहां के लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। यही नहीं, जो गांव एक दौर में सुनसान नजर आते थे, आज वो पूरी तरह से गुलजार हैं। बावजूद इसके बॉर्डर के इन गांवों में अभी भी जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लाइट की सुविधा होना, जो ग्रेड के माध्यम से होना है, उसकी सुविधा भी होना अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल हम होम स्टे संचालन कर रहे हैं तो मतलब अपने जनरेटर के माध्यम से कर रहे हैं। अभी भी हमारे गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ लाइट नहीं है और हमारे यहाँ मतलब केरोसिन की कमी है। जैसा हमारे यहाँ लकड़ी नहीं है, पर्यावरण के ओर से हम लोग यहाँ लकड़ियाँ काटते नहीं है, ज्यादा कोई वो नहीं है। फिर बाहर से हमारा सिलेंडर का व्यवस्था नहीं है यहाँ। बॉर्डर के ये गांव पर्यटन के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण इनका सामरिक महत्व भी है। बावजूद इसके इन गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाई। हालात ये हैं कि सौर ऊर्जा और जनरेटर की मदद से ये अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। मोबाइल सर्विस भी यहाँ राम भरोसे है। कहने को तो यहाँ कुछ टावर बीते सालों में लगे हैं, लेकिन 80% मौके पर ये सफेद हाथी ही साबित होते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से पर्यटकों को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। सरकार की ओर से एनएचएम के द्वारा गुंजी में एक डे केयर सेंटर बन रहा है और एक डॉक्टर का ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है। और इस समय गुंजी में एक सब सेंटर चालू हालत में है और एक टाइप ए अस्पताल चालू हालत में है। और अभी कुटी में एक सब सेंटर है। बॉर्डर के गुंजी, नाबी और कूटी गांव सुरक्षा के लिहाज से खासे अहम हैं। इन तीनों गांवों पर नेपाल अपना दावा जताता रहा है। ऐसे में सुविधाओं का यहां पहुंचना और अधिक जरूरी हो जाता है। इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया गया है, जिस कारण उम्मीद बंधी है कि आने वाले सालों में यहां की तस्वीर काफी कुछ बदल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 4,29,000 भक्तों ने बाबा केदार का दर्शन किया है। मंगलवार को 24,615 भक्त केदार धाम पहुंचे। वहीं धीरे धीरे चार धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएगी। चार धाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,74,562 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ यात्रा रूट पर प्रशासन की टीम तैनात है, जो यात्रियों की मदद कर रही है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों की लगभग 20-20 किलोमीटर के अंतर में एक ड्यूटियां लगाई गई। मेरी भी गोविंद घाट से लेकर के और बद्रीनाथ तक ड्यूटी लगाई गई है। किसी प्रकार की यात्रियों को कोई असुविधाएं न प्राप्त। चमोली बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिले से राजा रघुनाथ और मां भगवती की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची।
डोलियों के साथ सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि देव डोलियों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ आया। बताते चले कि कई सालों के बाद राजा रघुनाथ और मां भगवती की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची है, जिन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार मधवेश्वर धाम के कपाट आज खुल गए हैं। कपाट खुलने के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। मधवेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया 10:30 बजे शुरू हो गई थी। इस दौरान भगवान मधवेश्वर की चल विग्रह डोली मंदिर प्रांगण में पहुंची और पूरे विधि विधान से ठीक 11:30 पर भगवान मधवेश्वर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अरे मत छेड़ो ज्यादा। अरे सीएम हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से सीएम धामी ने बात कर फीडबैक लिया। जिन लोगों से सीएम धामी ने बातचीत की उन सभी से पहले की समीक्षा बैठक के दौरान शिकायतें सुनी गई थी, जिनमें उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी, रुद्रप्रयाग से जगदम्बा प्रसाद नौटियाल, नैनीताल से बहादुर सिंह बिष्ट भी शामिल थे। इन फरियादियों ने सीएम हेल्पलाइन में पेंशन, मेडिकल बिलों का भुगतान न होने, जीपीएफ राशि का भुगतान न होने जैसी समस्याएं रखी थीं। बुधवार को बातचीत में उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बुधवार सुबह सीएम धामी ने फिर बात की और कहा कि मुझे जानकर खुशी हुई कि सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित समस्याओं का समाधान समय और गंभीरता के साथ किया जाए। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से हमारा काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक कागज पहुंच गया, पूरा रिटर्न पहुंच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है सर। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। हेलो, हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और मजार जिहाद के खिलाफ मुहिम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब सैलून और पार्लर व्यवसाय को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब स्थानीय युवाओं को ट्रेंड कर उन्हें इस क्षेत्र में आर्थिक सहायता देगी। हिंदुवादी संगठनों ने इस फैसले का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब राज्य के युवाओं को सैलून और पार्लर जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण और व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। सीएम के इस ऐलान को समुदाय विशेष के एकाधिकार को तोड़ने और डेमोग्राफिक चेंज को रोकने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीएम ने फिर कहा है कि देवभूमि का मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। इस समय जिस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, इसलिए हमने नगर निगम के स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं वो आगे आएंगे, तो उनको मैंने घोषणा में सम्मिलित किया है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में जो भी इस प्रकार के युवक होंगे उनको जो है सरकार प्रोत्साहित करेगी और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे कि वो पार्लर खोलें, अन्य प्रकार के जो भी हेयर कटिंग के अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनको सब में सहायता देगी। सर, इसे डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ एक अभियान माने हम? नहीं, देखिए राज्य का जो मूल अस्तित्व है उसको बचाने का प्रयास है।
दरअसल लंबे समय से सैलून और पार्लर जैसे व्यवसायों पर मुस्लिम लोगों के प्रभाव की बात उठती रही है। इसकी आड़ में बड़ी संख्या में गांव गलियों तक बाहरी लोगों की घुसपैठ हुई है। सरकार की इस पहल का जहां पार्टी संगठन ने स्वागत किया है, वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इनके लिए अनुदान देके लोग जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, पंचायतों में अगर सैलून कार इसके लिए ब्यूटी पार्लर के लिए अगर सरकार संसाधन देती है तो बड़ी संख्या में उत्तराखंड का नौजवान भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और स्वरोजगार की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। सराहनीय और साधुवाद है प्रदेश सरकार को कि उसने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। देखिए, जो हिंदू संगठन ने लगातार प्रयास करते रहते थे गली मोहल्लों में, चाहे वो नाई का छोटा काम करने वाला हो, सब्जी का वेंडर चलाने वाला हो, वेल्डर का काम करने वाला हो या कारपेंटर हो, अधिकांश लोग इस प्रदेश से बाहर के हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं। हिंदूवादी संगठन सालों से ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि शहरी और अर्धशहरी इलाकों में कुछ व्यवसायों पर एक समुदाय विशेष का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उनका तर्क था कि इससे डेमोग्राफिक चेंज और सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। सीएम की ताजा घोषणा को इस दिशा में उठाया जा रहा बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील लवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुद्रप्रयाग के चोरबाड़ी ताल के पास एक शख्स का शव मिला। 37 साल का मृतक महाराष्ट्र का रहने वाला है। हल्द्वानी में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। 7 मई को एक युवक को किडनैप किया गया था। रामनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में खनिज फाउंडेशन की मीटिंग हुई। इस दौरान उन विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विकासनगर में आसन वेटलैंड के दायरे में आने वाली जमीनों का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि वेटलैंड को अवैध कब्जे से बचाया जा सके। गुरुवार को हेमकुंड साहिब जाने वाले पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना किया जाएगा। इस मौके पर सीएम धामी और गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण अनुश्रवण समिति उपाध्यक्ष देशराज कणवाल ने पिथौरागढ़ में अधिकारियों की मीटिंग ली। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से लोगों की सुविधा के लिए सुशासन कैंप लगाया गया, जिसमें आवासीय और कमर्शियल नक्शे पास कराए गए। हरिद्वार के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बहादुराबाद ब्लॉक के रहसराय स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। देहरादून पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि बदली परिस्थिति में अनियोजित विकास अब विनाश की ओर ले जा रहा है। विधानसभा में फर्जी तरीके से भर्तियां हुई तो 220 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी, पर अब फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी का मामला विधानसभा में आया है। बेरोजगार संघ ने मामले में स्पीकर से मयंक सिंघलगाम के अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। तो सवाल अब विधानसभा में पहले दिन से हुई एक भर्ती पर भी उठ खड़े हुए हैं। दो साल पहले विधानसभा भर्ती को लेकर जमकर बवाल हुआ। सवाल नौकरी की गलत और फर्जी प्रक्रिया को लेकर थे। इसीलिए 2016 के बाद नौकरी में लगे 200 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। पर विधानसभा में सिर्फ नौकरी लगने की प्रक्रिया में गड़बड़ नहीं, अब तो खुलासा यहां तक हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर भी विधानसभा में नौकरी लगी है। बेरोजगार संघ 2002 में नौकरी लगे मयंक सिंघल को लेकर मुकर है। अध्यक्ष राम कंडवाल का आरोप है कि 2002 में नौकरी पर लगे मयंक सिंघल के ज्यादातर डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। मतलब ये कि नौकरी ही नहीं, डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। बेरोजगार संघ के मुताबिक ये बेरोजगारों और उत्तराखंड के हक पर डाका है, इसीलिए रिकवरी के साथ तुरंत जेल भी होनी चाहिए। न्यूज़ 18 ने मयंक सिंघल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। तो स्पीकर जांच के बाद एक्शन का भरोसा दे रही हैं। जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पा रही है चीजें, लेकिन जो बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में आकर जो है फर्जी मार्कशीट बनाकर और अपनी नौकरी पा दे रहे हैं। तो हमारी ये मुख्य मांग ये है कि इसको तत्काल जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी जी वो तत्काल इसको जो है नौकरी से निकाले और साथ ही जो पैसा है, जो रिकवरी का पैसा होना है वो भी इससे रिकवरी ले
और सिद्धोवाला जेल में तत्काल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के लिए हमें लंदन जाना था, पर लंदन हम नहीं गए क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर शुरू सीज फायर की ओर था। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट में रह के मैंने वहाँ से पार्टिसिपेट किया, तो फिर उसके तुरंत बाद मैं चली गई कोटद्वार, और कोटद्वार से अभी लौटी हूँ। मैं उन पेपर्स को देखूंगी और जांच के अगर आवश्यकता बिल्कुल जांच के आदेश दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे कितने कर्मचारी विधानसभा में होंगे जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे। कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक चुन चुन कर किसी स्पीकर के कार्यकाल की नहीं, बल्कि हर स्पीकर के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने कोई नई बात की, बस सिर्फ ये है कि आप एक ही कालखंड के नियुक्तियों को टारगेट कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से भी। उत्तराखंड में मूल निवास की मांग 25 साल बाद जोर पकड़ रही है, तो बेरोजगारों के बीच ये बड़ा मुद्दा है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके। विधानसभा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर नौकरी का खुलासा भी बेरोजगार संघ ने किया है, और देखना ये होगा कि अब आगे इस पर क्या एक्शन होता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गाड़ियों के नंबर यूके से शुरू होने के बजाय ऊ ख से शुरू करने की तैयारी है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाषा विभाग भले ही ये पहल करने जा रहा हो, लेकिन न तो मोटर व्हीकल एक्ट इसकी परमिशन देता है और न ही लोगों को यह आइडिया पसंद आ रहा है। गाड़ियों का शुरुआती नंबर उस राज्य की पहचान होता है। उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कोड यूके है, जिसे बदलकर भाषा संस्थान ऊ खा करवाना चाहता है। इसके लिए एक लेटर परिवहन विभाग को भी भेजा गया है। भाषा मंत्री का कहना है कि ये सुझाव है जो हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर परिवहन विभाग को भेजा गया है। साथ ही बताया कि ये व्यक्ति की इच्छा पर होगा कि वो अपनी गाड़ी में नंबर हिंदी में लिखवा सकता है। देखिए, ये आदेश नहीं है अभी, ये हम लोगों ने एक सलाह दी है परिवहन विभाग को कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में भी म प्र उ प्र इस तरह के शब्द उपयोगी रहते हैं अपने राज्य के अंदर, तो अगर क्योंकि मैं भाषा मंत्री भी हूँ और हिंदी को बढ़ावा देने की एक मुहिम भी है, तो उसमें ऊखों को भी मान्य कर दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति ऊपर जो यूके लिखना चाहे वो यूके लिखे, जो उखो लिखना चाहे उखो लिखे। क्योंकि यूके से कभी कभी ये मैसेज इंप्रेशन जाता है कि ये यूनाइटेड किंगडम, और उखो एक स्पेसिफिक होगा कि ये उत्तराखंड राज्य का है। अब भले ही भाषा संस्थान हिंदी में नंबर प्लेट चाहता है, मगर आम जनता को ये आइडिया रास नहीं आ रहा। लोग नहीं चाहते कि नंबर हिंदी में हो, उन्हें लगता है कि इंग्लिश में नंबर पढ़ना ज्यादा सही है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक किसी भी राज्य की सीरीज केंद्र सरकार ही तय करती है। उसके बाद नंबर का पूरा मानक भी तय है। कोड किस तरह होगा, अंक इंग्लिश में लिखे जाएंगे, ये सब केंद्र सरकार ही तय करती है, और अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। लिहाजा हिंदी में नंबर प्लेट होगा तो चालान कटना तय है। दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसमें यूके की जगह अगर यूके लिखा जाए तो वो एकदम पढ़ने में समझ में नहीं आ पाएगा हर किसी के, तो इससे सिक्योरिटी रीजन थोड़ा, तो अगर एकदम से किसी की कंप्लेंट करनी है या कुछ करनी है तो एकदम यूके की जगह ऊके आदमी पढ़ नहीं पाएगा। और बेसिकली इसका जो निर्धारण है वो भारत सरकार करती है, और केंद्रीय मोटर यान नियमावली की व्यवस्था के अनुसार ही नंबर या कोड दिए जाते हैं। तो स्टेट का कोड भारत सरकार ने हमें दिया है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर किसी ने इस तरह का कोई नंबर प्लेट लिख रखी है तो वो मानक के अनुरूप नहीं होती है और उसका चालान किया जाता है। उत्तराखंड में प्रयोग हर लेवल पर होते हैं, और अब अगर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर यूके की जगह ऊ खा करने का ये नया फरमान आता है, तो आप भी अपनी गाड़ी में ऊ खा लिखने को तैयार रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की टीम उत्तराखंड में है। जेपीसी के सामने अपनी बात रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होना ही सही मायनों में लोकतंत्र का असली उत्सव माना जाएगा। सीएम ने बार बार चुनाव होने पर कहा कि अकेले उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में 175 दिन आचार संहिता प्रभावी रही, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से आए प्रतिनिधिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन का
विरोध किया। उन्होंने जेपीसी के गठन को एक औपचारिकता बताते हुए कहा कि ये चुनाव प्रैक्टिकल नहीं है। देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी और 1967 तक ये लगातार इस प्रकार से एक साथ चुनाव होते रहे हैं और अभी भी उड़ीसा में इस वर्ष भी और इससे पहले वर्ष 2019 में भी एक साथ चुनाव हुए। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है। हमने जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पक्ष रखा है वो वही पक्ष रखा है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पक्ष है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को ही अनावश्यक बताया है। इस आइडिया में जिस प्रकार से अब कसरत की जा रही है वो कसरत फिजूल है। सरकार मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से मत है कि इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।